ओके, तो दूसरे जो फैक्टर है तो उसमें आपका आता है सोलबिलिटी। क्या वहाँ पे गैसेज है, इनऑर्गेनिक आयन क्या क्या है। तो इनऑर्गेनिक आयन में सबसे पहले बात आती है गैसेज की। तो गैसेज में फिशिज आर, जैसे आप जानते हैं एरोबिक है, और इनके लिए they require the frequent supply of oxygen or the form of ammonia and carbon dioxide as a byproduct. Okay, so solubility of these gases in water is dependent on the temperature, salinity, and pressure. Okay. In these one, temperature, you can say the temperature is one of the most important factor, which is which affects this solubility of these gases. Oxygen dissolved poorly in water, or it's approximately 1/13th of the oxygen that present in the air. Okay, you can see here in this table, you can see that ये 209 आपका 209 है, और जबकि ये हमें अगर माउंट पे 59 है, फ्रेश वाटर में 10 ही है। ओके, तो जहाँ सी वाटर में 8 ml पर लीटर, यहाँ पे 209 ml पर लीटर। ओके, तो ये सब आपका क्या है कि टेम्परेचर डिपेंडेंट भी है, प्रेशर भी है। ओके, और दूसरा कितने डेंसिटी डिपेंड भी है। तो आप जानते हैं कि जैसे डेंस हुआ आपका इसकी ऑक्सीजन की जो अवेलेबिलिटी हो कम हो। सोलिबिलिटी डिक्रीज विद द low temperature and salinity, it also decrease with the pressure. Stream and lake, they high latitude, they have the lower concentration of oxygen. Then those of low altitude, जैसे प्रेशर बढ़ेगा, मतलब प्रेशर का इफेक्ट है, उसकी वजह से क्या है वो और कम है। कार्बन डाइऑक्साइड है, ये आपके वाटर में बहुत ज़्यादा सोलुबल इन कंपेरिजन टू द। ओके, तो इट मीन्स कि ऑक्सीजन की जो अवेलेबिलिटी है, इट ऑक्सीजन सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नेसेसरी देन इन कंपेरिजन टू द रिन्यूएबल। दोनों की वेस्ट रिन्यूअल भी एक जरूरी है। अगर छोटा सिस्टम है तो हमें वेस्ट का रिन्यूअल भी फ्रीक्वेंट करना पड़ेगा, अदरवाइज रेट ऑफ ऑक्सीजन आपका जो rate at which oxygen can be supplied in respiration tissue limit the rate of aerobic motility. अगर आप जानते हैं कि जैसे रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा था कि अगर ऑक्सीजन कम होगी तो जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो भी आपका अफेक्ट हो जाएगा। तो कुछ फिश क्या कि दे इंक्रीज देयर साइज। ओके, तो जैसे दे इंक्रीज द साइज फॉर द उसकी जो ऑक्सीजन की सप्लाई से ज़्यादा करने के लिए, however the rate of respiration is not directly proportional to the body weight. Okay, rather than its relationship is allometric, means the rate of oxygen per unit mass decrease as the animal become heavier. Low oxygen concentration in water cause the presence of, maybe due to the presence of decaying matter, organic matter. Okay, और इस सारी कॉन्सिक्वेंस में क्या होगा कि वहाँ पर डिकेइंग मैटर हो रही है तो हाइड्रोजन ऑक्साइड और मीथेन बन गया। ओके, तो इसी तरह से क्या है कि अगर ऑक्सीजन ये सब भी जो है वो एक इसकी भी एक लिमिट है, मतलब कि वो टॉलरेट कितना कर पाता है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारी ऑक्सीजन अगर दे देंगे तो वो बेटर है, नहीं, इसकी भी लिमिट है। तो उसी तरह जैसे हमने बात किया था पहले, यहाँ पे यूरिन एंड स्टेनो, कम वाले और ज़्यादा वाले, तो दोनों तरह की फिशेज हैं। ओके, और कुछ बीच वाली भी है, जैसे स्टेनो, जैसे आपका टॉलरेट्स वायरड से यूरी1 सच है जो सिप्रिनिडी है, दे कैन टॉलरेट कंसंट्रेशन लो एज 0.5 mg/ml। ओके, बाकी जो कुछ फिश हैं अगर उससे कम होगी तो मिनिमम, जैसे पर्च है, दे रिक्वायर्ड मिनिमम 5 mg/liter of oxygen. Okay, पर्च। ओके, कुछ ज़्यादा कुछ फिशेज को 10 mg/liter
ऑक्सीजन चाहिए चाहिए। दे आर स्टेनो, आपका मीजो में आपका पार्च एंड पाइक्स हो गए, और यूरी में आपके सिप्रिनिडी जितनी फिश है वो यूरी होगी। मीन्स दे टोलरेट, अगर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन भी है तो ये दे कैन टोलरेट। ओके। दूसरा ऑक्सीजन, जैसे ऑक्सीजन की हम बात करें, अगर बहुत ज़्यादा है तो भी दिक्कत है, या बहुत कम है तो भी दिक्कत है। जैसे मान लीजिए आप जानते हो कि सी जो ड्राइवर्स होते हैं वो पानी के अंदर जाते हैं, तो उनको पूरी तरह वो जो टैंक है वो ऑक्सीजन का नहीं रहता है, उसमें नाइट्रोजन भी होती है। अदरवाइज जो उनके टिश्यू है वो बस्ट हो जाएगी, जैसे ही निकलेंगे वो बस्ट हो जाएंगे। ओके, खराब हो जाएगा, इसलिए एक लेवल मेंटेन रखा जाए। ओके। दूसरा इनऑर्गेनिक आयन। अब आप जानते हैं कि जो इनऑर्गेनिक आयन है सी में क्या है, वो क्लोराइड है, मोस्टली इनऑर्गेनिक आयन क्लोराइड है, कैल्शियम सॉरी क्लोराइड एंड सोडियम आयन परसेंट। ओके। अब यूजुअल रेंज क्या है कि 32 to 30 पार्ट्स पर ट्रिलियन है, टन है। ये एक्ट ऑस्मोटिक, it's a osmotic constant about the 1000 milliosmol and is approximately 3 times higher than the body fluid concentration of the trillium. Okay, the major constituent आपके सोडियम एंड क्लोराइड आयन है। फ्रेश वाटर में आपका जो बाय का मतलब कि जी में तो बहुत सारे हैं, लेकिन फ्रेश वाटर में कुछ ही कंसंट्रेशन बाइकार्बोनेट्स की होती है, बाकी सब ये सब क्लोराइड और ये सब। ओके, सी वाटर इज रिलेटिवली कांस्टेंट क्योंकि बहुत लार्ज सिस्टम है इन कंपेरिंग टू द आपके पोन्ड और ये सब में। और जो छोटे ऊपर के लोकल लेक्स और ये सब हैं ऊपर के वार्मर रीजन के दे में है ताकि कुछ जो रोक्स और इन सब में क्या कि सोयल वहाँ पे फ्लोट हो जाए, फ्लडिंग हो जाए। ओके, उनका इवोपोरेशन हो जाए, तो क्या है कि वो चेंज हो सकता है। इनलैंड वाटर सब्जेक्ट टू इवोपोरेटिव लॉस fed by the saline spring can reach the salinity excess of water far excess from the sea water। कुछ अगर बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाए तो उस समय क्या होगा, ये सब जो salinity है वो कई बार सी से भी ज़्यादा हो जाए। अब जैसे साउंड की हम लोग बात किए थे, जितना भी डेंस मीडियम होगा वहाँ पे साउंड ज़्यादा होगा। तो अगर एयर में साउंड का वेलोसिटी 340-43 मीटर पर सेकंड है, तो सी में क्या है, पानी में क्या है, लगभग 1500 मीटर पर सेकेंड। और सॉलिड ऑब्जेक्ट में आपका और ज़्यादा, लगभग 5000 मीटर पर सेकेंड। तो अगर मान लीजिए कि अब ट्रेन को सेंस लगभग 5000 मीटर दूर है, तो भी आप उसको सेंस पटरियों को से डिटेक्ट की जा सकती है। डिस्टर्बेंस, जिनका डिस्टर्बेंस है फ्रीक्वेंसी लोअर फ्रीक्वेंसी देन द करेक्ट साउंड डिटेक्टेड थ्रू द। अब क्या है कि जो साउंड है लेंस में ज़्यादा चलेगा, तो ये साउंड क्या है, आप जानते हैं कि बहुत सारी फिश साउंड भी यूटिलाइज करती है। वो अपने यंग वंस को, प्रे को, मेट्स को, इन सबको आइडेंटिफाई करने के लिए इस तरह के साउंड का भी इस्तेमाल करती है। तो अगर साउंड होगा तो वो और अलग से साउंड होगा तो क्या है, उसको डिस्टर्ब करते हैं। प्रेशर चेंज, अगर प्रेशर चेंज है, हाँ, तो प्रेशर चेंज अगर हुआ तो क्या है, वो भी साउंड भी इफेक्ट होगा। ओके। अब दूसरा है कि साउंड इफेक्ट होगा, तो साउंड इफेक्ट होगा, इफेक्ट करेगा, तो इनकी क्या है कि एक्टिविटी को डिफेक्ट होगा, मतलब वो कर नहीं पाएगा। ओके। प्रेशर चेंज द लोअर फ्रीक्वेंसी देन दोज ऑफ द करेक्ट साउंड डिटेक्ट द फिश थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। अगर प्रेशर होगा तो प्रेशर में डिस्टर्बेंस होगा, चेंज होगा, तो क्या है, लेटरल साइडलाइन सिस्टम को डिस्टर्ब कर देगा। और आप जानते हैं कि अगर लेटरल सिस्टम डिस्टर्ब हो गया तो क्या है कि फिश की फिजियोलॉजी डिस्टर्ब हो जाएगी। ओके। अब दूसरा कि वाटर में अगर टर्बुलेंस है, मतलब पार्टिकल है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स है, टर्बिड है, ओके, तो क्या है, तो भी फिजियोलॉजी चेंज हो जाएगी, मतलब वो उसको अफेक्ट करेगा। ओके। अब दूसरा जो फैक्टर है वो लाइट है। चाहे कितना भी क्लियर सी क्यों ना हो, तो 1 किलोमीटर के से ज़्यादा लाइट नहीं पेनिट्रेट। ओके, क्योंकि एयर की कंपैरिजन में लाइट पूर्णली ट्रांसमिट होती है।
ओके। तो अगर कितना ही बड़ा सी हो, ओके, और ये किस वजह से है, आप जानते हो कि रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन लाइट का होता है, ओके, वो चेंज होती है उसका पाथ। तो पाथ चेंज होने की वजह से क्या होगा, दूसरा पाथ चेंज होना, रिफ्लेक्शन और डिफ्लेक्शन, आपका पाथ चेंज हो जाएगा, कुछ जो पार्टिकल भी अब्जॉर्ब करते हैं तो उससे क्या होता है, लाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाती। दूसरा कि जब इन क्लियर वाटर रेड एंड ऑफ स्पेक्ट्रम इज बहुत फास्ट while the blue end spectrum penetrate much more deeply, वो ज़्यादा दूर तक जाता है। लेकिन अगर लाइट बिल्कुल, अगर सी बिल्कुल ब्लू है, ब्लू दिखाई दे रहा है, तो इट मीन ये बहुत प्रोडक्टिव नहीं है, मतलब वहाँ पे सस्पेंडेड पार्टिकल सेल ग्रोथ नहीं है, जो तो फिश, जो फिश की पॉपुलेशन के लिए बहुत जरूरी है, फिश के ग्रोथ के लिए खाना मिलता है एल्गी से, तो इट मीन्स वो प्रोडक्टिव नहीं है। तो जो कोस्टल एरियाज और ये सब है जहाँ पे एल्गी और ये सब होते हैं, जो प्रोडक्टिव सी होता है या वाटर होता है, वो ग्रीनिश होना चाहिए, ओके। तो वो उसको ग्रीनिश दिखेगा तो इट्स मीन्स इससे प्रोडक्टिव, ओके। अब दूसरा, कुछ दूसरी तरफ आ जाते हैं कि फिश के अंदर क्या होता है कि कुछ चीजें, वो कुछ फिश के अंदर अगर जो ऊपर रहती है, ऊपर वाली फिश में रेड पिगमेंट जनरली प्रेजेंट होते हैं। समटिलियोस्ट में क्या है, कुछ रेड पिगमेंट प्रेजेंट है, और कुछ रेड पिगमेंट होने की वजह से क्या है कि दो इट दे आर सपोज टू बी दे कलर विजन, बट जो डीप ड्वेलर्स हैं, लास्ट ब्रांच है, तो जनरली क्या है कि उनमें ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे कलर विजन नहीं होता, वो कलर विजन लेक होता है, ओके। वेवलेंथ और लाइट अलाउ दिस, और जानते हैं कैसा कि जितनी लाइट पेनिट्रेट होगी, जितनी वेवलेंथ होगी अच्छी होगी, उतना ही वो सही रहेगा, ओके। अब नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है इलेक्ट्रिसिटी। अब इसमें भी आप जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी से क्या होगा कि वो कुछ चीज़ें, कुछ एनिमल्स, कुछ फिश क्या है, इलेक्ट्रिक सिग्नल के थ्रू अपने प्रे, प्रेडेटर, इवन यंग वंस, अपने मेट, उससे वो कम्युनिकेट, उनसे ही कम्युनिकेट करती है। तो अगर मान लीजिए आपने इस तरह के इलेक्ट्रिक सिग्नल और भेज दिए, तो क्या होगा कि आपकी प्रोडक्टिविटी घट जाएगी, और इलेक्ट्रिक उससे क्या होगा कि उसकी फिजियोलॉजी डिस्टर्ब हो जाएगी, अपने फूड में इवन जो प्रे और मेट्स है उनको भी नहीं डिटेक्ट कर पाएगा, और इस तरह से क्या होगा कि वो उसकी फिजियोलॉजी डिस्टर्ब हो जाएगी, ओके। दीज फिश टिपिकली लिव इन वाटर दैट टर्बिड और दे आर नॉक्टर्न, या जो इलेक्ट्रिक फिश है जैसे, तो क्या गया, तो नॉक्टर्न है या टर्बिड वाटर में। दूसरा, अगर साल्ट कंसेंट्रेशन ज़्यादा है तो क्या है कि इलेक्ट्रिक सिग्नल इजीली पास हो जाएंगे इन कंपेयर टू द जहाँ पे लो इलेक्ट्रिक सिग्नल, ओके। अब तो ओवरऑल आप पिक्चर देख सकते हैं कि भाई कैसे फैक्टर्स आपको अफेक्ट करते हैं कि एक पर्टिकुलर फिश की डेंसिटी को, डेथ रेट, बर्थ रेट बढ़ाएगा डेंसिटी, डेथ रेट घटाएगा, ओके। डेथ रेट कम है तो बढ़ेगा, वहाँ पे इमिग्रेशन होगा, वहाँ पे कहीं से मतलब माइग्रेशन ना हो, ओके। तो अगर ये सब रेट ज़्यादा है तो क्या है कि फिश की डेंसिटी बढ़ जाएगी, ओके। थैंक यू। अभी अभी दोबारा शुरू करते हैं दूसरे पे, ठीक है।